अब देखिए, आपको बात करी थी मैंने मोल की, तो अगर एटम का केस है, किसका केस है, किसी एटम का केस है, तो इस मोल को हम लोग एक और नाम देते हैं ग्राम एटम। किसी क्वेश्चन में अगर ग्राम एटम लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं हो। अगर एटम का केस है, सैंपल अपने पास एटम का है, तो वहां पे मोल को हम लोग ग्राम एटम वर्ड भी यूज करते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 1 मोल ऑफ P4 molecule contains, P4 के 1 मॉलिक्यूल में क्या चीजें होंगी, इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में लिखती हूं। पहला लिखा हुआ है 1 मॉलिक्यूल, सेकेंड ऑप्शन है 4 मॉलिक्यूल, थर्ड ऑप्शन है 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 10⁻23 एटम्स, और फोर्थ ऑप्शन है 24.088 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स। क्या होना चाहिए अपने साथ? P4 एक एंटाइटी है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जैसे H2O होता है ना, जैसे H2 है, जैसे N2 है, उसी तरीके से फॉस्फोरस जो है वो P4 के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है ना। तो इसमें आपको बताने हैं कि इसमें मॉलिक्यूल कितने हो सकते हैं, इसमें एटम्स कितने हो सकते हैं। दो ही तरीके के ऑप्शन है, मॉलिक्यूल या एटम। 4 बी बोल रहे हैं आप, डी, ओके। और लोग बताएं, डी, डी, सबका आंसर डी आ रहा है ना। तो देखो इसमें क्या लग रहा है, अगर 1 मोल है किसी मॉलिक्यूल का, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने लेते हैं हम लोग, Na लेते हैं, और Na होता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। मॉलिक्यूल के दो ऑप्शन है, एक में 1 मॉलिक्यूल लिखा है, एक में 4 लिखा हुआ है, तो ये तो है नहीं, ठीक। अगर इतने होते तो ऑप्शन सही बन जाता। अब मॉलिक्यूल निकालने के बाद अगर हमको एटम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी करते हैं। एटॉमिसिटी का क्या मतलब है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 4 एटम है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का नंबर हमारा आया 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे वाला जो वैल्यू है, डी जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? बोलिए बच्चों, डी ऑप्शन बन जाएगा। नोट भी करते जाएं। और क्या, भजन नहीं चल रहा है? आप आप सुने और चले गए घर। दो याद रहा, दो नहीं याद रहा, कोई बात नहीं। अब ये एक सैंपल क्वेश्चन है, आपको क्या कोई भी मॉलिक्यूल दे सकते हैं, जैसे सल्फर है S8 के फॉर्म में रहता है, सल्फर जो है वो S8 के फॉर्म में रहता है, फॉस्फोरस जो है वो P4 के फॉर्मेट में रहता है नेचर में, कार्बन C के फॉर्मेट में होता है, ग्रेफाइट फॉर्म जो है उसका वो स्टेबल है। जरूरत नहीं है, पर फिर भी P4 का स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरीके का होता है, ऐसा कुछ
ये जो मॉलिक्यूल बनता है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये पी और ये पी जुड़े हुए हैं आपस में, देख रहे हैं? इधर वाले पी भी आपस में जुड़े होते हैं। इसके बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे अगर कट कर देंगे, जैसे ही अगर दो लाइन को कट करते हैं तो वहां पे कार्बन आ जाता है। जो स्ट्रक्चर होता है वो शो करने का तरीका होता है। अगर ऐसे आपने दिखा दिया तो मतलब ये कार्बन है। तो ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये किस तरीके से होगा, यहाँ पे कटवट नहीं कर रहा है। ये एक बॉन्ड ऐसे है अगर, तो एक बॉन्ड ऐसे होगा, इसके बगल से जा रहा है। कट नहीं दिखाना है इसलिए यहाँ पे गैप करके दिखाया। तो P4 मॉलिक्यूल ऐसा होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नोट कर लीजिए, अपने काम आती है। यहीं पे क्वेश्चन के साथ ही डाल लो। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ। कुछ भी जैसे क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन हो ना, तो कुछ भी स्टार बना के, कुछ जैसे आपको याद होता हो अपना बना ले। तो मैं अपने नोट्स में कुछ एडिशनल होता था तो ऐसे साइड में सर्कल सा बना के पढ़ने। हो गया? वेदांत हो गया था। जैसे S8 के लिए भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। S8 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सल्फर 8 है ना, काउंट कर लो जरा। 8 है। इसको क्राउन शेप भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बात आ गई है तो आपको बता देते हैं। पकड़ रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन शेप, S8 का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। मान लीजिए अपने पास 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन है। 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन है ना, ये सैंपल है अपने पास। तो आपको इसमें निकालना है मॉलिक्यूल कितना होगा, मोल कितना होगा, एटम्स कितने होंगे। देखते हैं कौन सबसे फास्ट आंसर देता है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 लेते हैं, तो ओजोन का हो जाएगा 48। 16 3 जा 48। वेदांत इन लोगों से लेके एक बार नोट्स नोट कर लेना। हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी। हो गया, आंसर बोल दो। 0.1 moles, 0.1 Na molecule और 0.3 Na possible atoms। है? नहीं, वो हो नहीं सकते, कैलकुलेशन कर रहे हैं। पॉइंट में कैसे हो?
होएगा कैसे? होएगा नहीं, ये एज्यूम मतलब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। 1/3 एटम 1/4 एटम कैसे हो? होल नंबर में ही बात होगी ना। आ गया आंसर? 8 वाला क्यों नहीं आ रहा है ऑनलाइन? बाकी लोगों का आया? हाँ, एनए के फॉर्म में ही करना है। दिव्यांशी आया क्या आंसर आपका? उन्नति, दिव्यांशी, नव्या? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। गिवन मास इज 4.8 ग्राम। 3 चीजें निकालनी है। मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाई मोलर मास। एटम नहीं, मॉलिक्यूल है, मोलर मास लगाएंगे ना। 4.8 ग्राम और 48 बताया मैंने मोलर मास, तो मोल कितने आ गए? 0.1। अब मॉलिक्यूल निकालने के लिए, मोल से मॉलिक्यूल पे जाने के लिए आपको मैंने छोटी सी ट्रिक सिखा दी है कि Na से सीधे मल्टीप्लाई कर दो मोल में। 0.1 Na आ गया मॉलिक्यूल। मोल से मॉलिक्यूल पे जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई। Na एवोगैड्रो नंबर। Na की वैल्यू जो अभी रखी थी ना पिछले क्वेश्चन में, ये 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 हो जाएगा ये, है ना, ओवरऑल में वैल्यू। मॉलिक्यूल आ गए, अब एटम निकालने हैं। तो एटम निकालने के लिए जितने मॉलिक्यूल आए उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। तो मॉलिक्यूल थे Na मल्टीप्लाइड बाई 0.1, एटॉमिसिटी दिखाई दे रही है 3, तो आ गया कितना? 0.03 Na। क्लियर है? ऑनलाइन बच्चे क्लियर है बात? अब देखो, ध्यान क्या रखना है अपने को कि आपको छोटी छोटी सी चीजें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल लेकर के मैं सिखा रही हूँ, है ना। अब बड़ा मॉलिक्यूल भी आ जाए तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगना है, कोई भी आ जाए मॉलिक्यूल। अगर फॉर्मूला आपको गिवन है तो आप आराम से निकाल सकते हो, चाहे छोटा मॉलिक्यूल हो या बड़ा मॉलिक्यूल हो, है ना, निकाल सकते हैं ना। चलिए तो निकालिए। हो गया? ये दे रखा है कोई मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड का नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम अभी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने बता दिया है। जब आप 12th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका गिवन है 10⁻11 मोल। मोल कितने दे रखे हैं इसके? 10⁻11। इसमें बोल रहे हैं कि पोटेशियम के एटम्स बताइए कितने हो, और नाइट्रोजन के एटम्स कितने हो। 2 पूछ रखे आपसे। मास की जरूरत नहीं, मोल ही दे रखा है ना, एक स्टेप अहेड दे रखा है आपको। पहले हम गिवन मास दे रहे थे, अब क्या दे दिया हमने? सीधे मोल। मोल से मॉलिक्यूल पे जाइए, मॉलिक्यूल से एटम पे चले जाइए।
नहीं, Na की वैल्यू मत रखिए, चलेगा। आ गया। मैं बताऊं, आंसर चेक करिएगा आप अपना। कितने मोल दे रखे? 10 हाँ बोलिए। डन बोला है क्या? ओके। मोल से पहले क्या निकाले हम लोग? मॉलिक्यूल निकाले। फिर मॉलिक्यूल से क्या निकाले हम लोग? एटम्स निकाल लेते हैं। तो मोल कितने गिवन है? 10⁻11। मॉलिक्यूल निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? Na से। तो क्या आ जाएगा अपना? मॉलिक्यूल आ गया 11 मल्टीप्लाइड बाई Na। 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई Na, ये मॉलिक्यूल आ गए। और एटम्स निकालने हैं, तो अब देखते हैं किसके एटम निकालने हैं। अगर पोटेशियम का निकालना है तो पोटेशियम की एटॉमिसिटी कितनी दिखती है? 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11। कोई समस्या? और अगर निकालने हैं नाइट्रोजन के एटम्स, तो नाइट्रोजन में कितनी दिख रही है अपने को? 6 दिख रही है एटॉमिसिटी। तो सीधे क्या आ जाएगा आपका? 6 मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11। कोई समस्या है? सिंपल चीज सीख गए आप लोग। गिवन मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। पूरा चैप्टर इसी के चारों तरफ घूमेगा। बार बार हर सवाल में यही चीजें क्या आएंगी? इंट्रोड्यूस हो करके आएंगी। कोई नोट कर रहा है क्या? चलिए, अब एक चीज और सीखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक फॉर्मूला लिखा Mg3PO4, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 लिखा मैंने, है ना। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो, अगर ये 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें 3 मोल मैग्नीशियम होगा, इसमें 1 मोल फॉस्फोरस होगा, इसमें 4 मोल ऑक्सीजन होगा। 4 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। मतलब ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर पूछा जाए तो वो अलग तरीका है, पर अगर आपसे बोल दिया इसमें ऑक्सीजन के मोल बता दो, ऑक्सीजन के मोल बता दो, तो टोटल कंपाउंड का जितना मोल है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बता देंगे ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई Na, 4 मल्टीप्लाइड बाई Na। हाँ, ये तो 1 मोल है, लेकिन अगर एटम्स के टर्म्स में मोल पूछोगे ना, तो जितना ये नीचे का नंबर है उसके हिसाब से इसमें मोल आएंगे।
ये पूरे कंपाउंड के लिए हमने बोला कि ये इसका 1 मोल हमने लिया हुआ है ना। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर आपसे पूछता है कि मैग्नीशियम के एटम बताओ, तो कंपाउंड के जितने मोल होते हैं आप मॉलिक्यूल निकालते हो, फिर मॉलिक्यूल से क्या करते हो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके एटम निकाल देते हो, ठीक। लेकिन आपसे एटम ना पूछे, आपसे बोले कि इस मैग्नीशियम इंडिविजुअल के मोल बता दो, तो इस मैग्नीशियम इंडिविजुअल के मोल 1 नहीं होंगे, कंपाउंड के मोल 1 है। इसमें ये जो नंबर है ना 3 टाइम्स इसके मोल्स होंगे। समझ आ रही है बात कि इसको अगर मोल के टर्म्स में पूछेंगे तो आपको जितने मोल कंपाउंड के हैं उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए ये बात मैंने जब आपको पहले सिखाई है मोल मॉलिक्यूल तब नहीं बताई थी, क्योंकि इससे बच्चा कंफ्यूज होता है, ये मुझे पता है। इसलिए ये वाला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको अलग से, कभी कभी पूछते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। नोट कर लीजिए ये पॉइंट। एक दो क्वेश्चन और कर ले, फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। हो गया, नोट हो गया। चलिए एक और नई चीज सी, हेडिंग डालिए एट STP। STP is standard temperature and pressure। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या कितना लेते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड टेम्परेचर की कंडीशन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम लिख सकते हैं 273.15 केल्विन। राउंड ऑफ में जब हम लिखते हैं तो इसको 273 केल्विन भी ले लेते हैं, ये 0.15 वाला छोड़ भी देते हैं कई बार। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर हम क्या लेते हैं 180, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180। इस STP की कंडीशन पे क्या खास बात ऐसी अवोगाड्रो ने निकाली है जो आपको बताने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन में अपने यूज होगी। एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of an ideal gas is 22.4 liter or 22400 ml। हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर कोई आइडियल गैस लेते हो तो उसका 1 मोल जो होगा उसका वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर।
ये कैलकुलेट किया गया, इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाना है अपने को, ये डेटा अपने यूज में आए। ठीक, ये वैलिड तो है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस कॉन्सेप्ट आप गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, स्पेशल तरीके की आइडियल गैस है, लेकिन हम लोग मोस्ट मतलब ये आइडियल और रियल गैस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए ज्यादातर गैसेस के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं, पर एक्चुअली ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाता है तो उसकी कुछ आइडियल कंडीशन होती थी, इस कंडीशन में ऐसे ऐसे करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, है ना, आइडियल गैस। पर क्या करते हैं हम लोग, हमारी जो कंडीशन होती है, मान लो टेम्परेचर कुछ रखना है, प्रेशर कुछ रखना है, अब लैब में हमारे वो टेम्परेचर प्रेशर नहीं है ना, तो एक्सपेरिमेंट तो किसी और कंडीशन में हो रहा होगा, तो हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। तो उसी तरीके से हम किसी भी गैस के लिए इसको अप्लाई कर देते हैं, पर बेसिकली ये है किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। यहाँ पे हम किसी भी गैस के लिए यूज कर देंगे इस डेटा को, कि अगर किसी एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं एसटीपी की कंडीशन, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है, तो उसमें उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर। क्लियर है बात? 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। और कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि अगर कोई कंपाउंड 1 मोल है तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा? उसके मोलर मास के बराबर होगा। यही बताया था ना कि मास जो होगा वो किसके बराबर होगा? मोलर मास के। क्योंकि अपन मोल का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मोल का फॉर्मूला लगाते हैं हम गिवन मास बाई मोलर मास। अगर मोल तुमने 1 कर दिया तो गिवन मास और मोलर मास क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड का 1 मोल लेते हो तो उसका मास क्या होता है? मोलर मास के बराबर। तो पहली बात कि दिमाग में ये बात बैठी कि नहीं बैठी, कि अगर एसटीपी की कंडीशन है तो किसी कंपाउंड, किसी गैस का, नॉट कंपाउंड, किसी गैस का 1 मोल जो होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। क्लियर है? सवाल करें? चलिए इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैसे आएगा सब। जैसे मान लो अपने को दे दिया 11.2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस have how many moles? मोल्स निकाले। शुरू में लिख दो एट एसटीपी। एसटीपी नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर, एसटीपी की कंडीशन पे ही है। कितने मोल्स होंगे 11.2 लीटर अगर वॉल्यूम है एसटीपी पे? 1.9 मोल है ना, तो अपने को पता है 22.4 लीटर ऑफ अ गैस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल, ये पता है ना। अभी कंडीशन पता चली एट एसटीपी, तो 11.2 लीटर का अगर निकालना है कि कितने मोल्स होंगे तो कितने आ जाएंगे? वॉल्यूम हाफ कर रहे हो तो मोल भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? इजी है बिल्कुल। वॉल्यूम हाफ कर दिया तो मोल भी क्या हो जाएंगे? हाफ हो गए उसके। 22.4 का हाफ ले लिया 11.2 तो हाफ हो जाएंगे। होंगे इस पे क्वेश्चन। चलो भाई।
एक लाइन लिखनी है, थोड़ा फास्ट लिखा करो। चलिए एक सवाल करते हैं। 4.48 लीटर ऑफ मीथेन, CH4 के 4.48 लीटर्स ले रखे हैं at NTP and STP almost same, normal temperature and pressure बोलते हैं, correspond to ऑप्शंस दे रही हूं मैं आपको। 1.2 multiplied by 10 raised to power 22 molecules, 0.5 mole, 3.2 gram, 0.1 mole of methane चलिए एक ऑप्शन है मोल का, एक ऑप्शन है ग्राम का, एक ऑप्शन है मॉलिक्यूल का, दो ऑप्शन है मोल के। तो पहले मोल निकाल लो, अभी जैसे मोल निकाले थे। मोल कितने आएंगे? आएगा ना, एक मोल का मास होता है मोलर मास, तो जितने मोल होंगे उसका मास आ जाएगा। हाँ 1 मोल ही आ रहा है, 1 मोल कैसे आएगा? 4.48 लीटर है ना, मोल आ रहा है 0.2। मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास निकाल लो। रुक जाओ, औरों को करने दो, जो जो कर ले वो हैंड रेस कर ले। आपने तो तीनों चीजें निकालनी है, मॉलिक्यूल भी निकालना है, मोल भी निकालना है और ग्राम भी निकालने हैं, तीनों चीजें निकालनी है। ग्राम निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। CH4 का मोलर मास आ जाएगा 16, कार्बन का 12 लेते हैं, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 16 आ जाएगा। दो लोगों का हो चुका है 12, हाइड्रोजन का 1 लेते हैं तो 4 हाइड्रोजन है, तो जिनका होता जाए हैंड रेस करते जाएं। सी आंसर आ रहा है आपका। ओके, मोलर मास 16 CH4 का। महल आया? नहीं आ रहा? मोल का फॉर्मूला लगाओ ना, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोल आ गया अगर तो आ जाएगा गिवन मास। प्यारे बच्चों, ए आ रहा है। जे मेंस का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट है, वो आएगा तो एक ही। मतलब मेंस का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि इसको किसी और दूसरी नजर से देखना, उन्हीं आंखों से देखना है, वही सिंपल सवाल है। सी आ रहा है, चलो अब मैं करती हूँ। कुछ लोगों का सी आ रहा है। अब मैंने आपको सिखाया एट NTP 22.4 लीटर
इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। यही बात सिखाई। तो 4.48 लीटर कितने मोल के इक्विवेलेंट होगा? 1 डिवाइडेड बाई 22.4, 4.48 है ना। इसको सॉल्व करते हैं। डेसिमल उड़ा दिया हमने। अब ये कितने से जाएगा अपना? ये 1 0 और ये 2 टाइम्स चला जाएगा ना, ये आ जाएगा 5। तो 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब कितना आ गया? 0.2। मोल तो मैच नहीं कर रहा। ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मोल तो नहीं मैच कर रहा। अब मोल आ गए तो मॉलिक्यूल निकालने। तो मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं हम लोग? Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई Na की वैल्यू इज दिस। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 12.044 और इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो 10⁻22। तो 22 तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 1.2 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर तो सी है। निकालते हैं। अब क्या निकालना है अपने को? मास निकालना है। तो अपने पास फॉर्मूला है ही, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, है ना। वैसे याद रख लीजिए कि अगर मोल अपने पास है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिख के मैंने आपको दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो गिवन मास कैसे आ जाएगा? मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। मोल कितने आ गए थे अपने? 0.2। मोलर मास कितना बताया मैंने? 16। तो कितना आ जाएगा ये? 3.2 ग्राम। तो आंसर विल बी 3rd। पूरा बोर्ड विजिबल है ऑनलाइन? अब आ गया क्या सबको, जिसको नहीं आया था? अब आ रहा है? ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ कि आप जब क्लास 11th में करोगे ना, अगर आप डायरेक्ट करने लगे, फॉर्मूला नहीं लिखोगे, तो वहां पे क्या होता है, बोर्ड में या स्कूल क्लासेस में फॉर्मूला के नंबर होते हैं। ऐसे तो मैं आपको सिखा दूं, हाँ ठीक है, आपको मोल निकालना है तो आप गिवन मास बाई मोलर मास से डिवाइड करो, है ना। आपको मास कैलकुलेट करना है तो मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। ये चीज चलती है ना। ये हो गया, नोट हो गया तो बोलिए। आगे एक लाइन लिख दूं, वो आपके काम आएगी। पहले भी लिखी है हम लोगों ने ये वाली लाइन। तो अगर हमारे पास गिवन मास है, मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएगा। अगर अपने पास मोल है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? गिवन मास। अपोजिट करते जाएंगे। अब मोल है अपने पास तो मॉलिक्यूल निकालते थे कैसे? मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते थे। अब अगर मॉलिक्यूल है और मोल निकालना है तो क्या कर दें? Na से डिवाइड कर दें, अपोजिट करते जाओ। अपोजिट जाना है तो अपोजिट करेंगे। मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने होते थे तो क्या करते थे? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, यही तो करते थे, यही करते थे ना। अब मान लो तुमको एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो क्या करो? उल्टा कर दो, डिवाइड कर दो एटॉमिसिटी से। बात समझ में आ रही है? ये सब शॉर्ट तरीका है, क्वेश्चन देखते ही करना है। क्वेश्चन देखते ही करना है तो क्या है, ये सब याद रखना है ना।
और स्कूल एग्जाम में तो फॉर्मूला लिखना पड़ता है, तो इसलिए लिख लिख के करना पड़ता है। बाकी ऐसे आपने क्या करना है, आपके पास गिवन मास है तो आप क्या क्या निकाल सकते हो, मोल, मॉलिक्यूल, एटम, तीनों चीजें निकाल सकते हो। फटाफट से मोल निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड किया, मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई किया, टोटल एटम्स निकालने हैं तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। अगर अपोजिट चलना है, टोटल एटम्स दिए हुए मॉलिक्यूल निकालने हैं तो एटॉमिसिटी से डिवाइड। अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मोल पे जाना है तो Na से डिवाइड। अगर आपका मोल है और आपको मास निकालना है, गिवन मास निकालना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, मोल निकाल लिया था, फिर मास निकाल लिया। ठीक है, एसटीपी की कंडीशन क्लियर होती है। अब ये तो आपके शीट का क्वेश्चन था, कोई अपन अच्छा सा कुछ मेंस का करें तो बात बनेगी ना। करना चाहते हैं अच्छा सवाल, अच्छा सा सवाल किया जाए। चलो करते हैं भाई। फाइव मोल्स ऑफ AB2, कोई कंपाउंड है AB2, इसके 5 मोल्स हैं, इसका वेट दिया हुआ है 125 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ kg and 10 moles of A2B2, कोई कंपाउंड है A2B2, इसका वेट दिया हुआ है 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ kg। आपको निकालना है मोलर मास ऑफ A एंड B, A और B के मोलर मास निकाल। A और B एलिमेंट है ना। पहले वाले में A का 1 मोल दिखाई दे रहा है और B का 2 मोल दिख रहा है, दूसरे वाले में दोनों के A2B2 है तो दोनों के 2 है। अब ध्यान से देखो, अगर 5 मोल 10 मोल का मास दिया हुआ है तो 1 मोल का कैलकुलेट कर सकते हैं अपन कि 1 मोल का कितना होगा मास, कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, देखो समझो बात को। जैसे मैं बोलती हूं कि H2O का निकालो मोलर मास, तो अपन क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 हाइड्रोजन है, एक के लिए 1 लेते हैं तो 2 के लिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 है तो लगा दिया, टोटल क्या निकालते हैं 18। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। अगर AB2 है, AB2 है तो ये किससे बना होगा, एक तो A के मोल लोगे और 2 मोल किसके लिए लोगे, B के लिए लोगे। अगर A2B2 है तो 2 मोल A के होंगे इसमें और 2 मोल किसके होंगे, आपके B के होंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट अपने को यही लगाना है, एक एक मोल का पहले मास निकाल लो। इसके 5 मोल का दिया हुआ है तो 1 मोल का निकाल सकते हैं 5 से डिवाइड करके। यहाँ 10 का दिया हुआ है तो 1 का निकाल सकते हैं, तो निकालिए, चालू करिए सवाल, एक एक का निकालिए पहले। मैम A का 5 और B का 10। अच्छा,
आ गया सवाल, चलो निकालो। और आंसर में यूनिट केजी वाली ही रखनी है, ये भी लिखा हुआ है। मैं लिख देती हूँ ऑप्शन एक बार। एक मिनट आप ट्राई कर लीजिए, आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊँ। किसी क्वेश्चन से घबराना नहीं है, मैं तो खड़ी हूँ, मैं तो बताऊंगी आपको। एक बार आपने खुद से भी ट्राई करना चाहिए। क्लास में मेरी टाइम ज्यादा लगता है, अगर मैं आपको ट्राई करने का टाइम देती हूँ, लेकिन अगर सब कुछ मैं ही कराती जाऊंगी तो आप कभी खुद से ट्राई ही नहीं करेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। चलिए कोशिश। डी आंसर आना चालू हो गए। अब देखो आपके पास ऑप्शन भी आ गए ना, 1 मोल का कैलकुलेट करके आप एड अप करके भी देख सकते हो हर ऑप्शन को, ऑप्शन चेक भी कर सकते हो, वैल्यूज रख के निकाल भी सकते हो अलग अलग। जिसका होता जाए वो हैंड रेस करते जाना। हो गया? क्या आ रहा है आपका? सी। पहले 1 मोल का मास निकालो, दोनों के हिसाब से मोलर मास निकालो 1 मोल के हिसाब से, फिर उसको ऑप्शंस के हिसाब से डाल के रखो या अलग से निकाल लो। एक एक ऑप्शन की वैल्यू लेकर के भी चेक कर सकते हो कि टोटल मोलर मास कितना है। निकालें? हम्म
अच्छा, आंसर्स में देख लो, एक पैटर्न चेक कर लेते हैं पहले से अपन, कि जैसे ए के मासेस दे रखे हैं ना, तो चारों ऑप्शंस में अलग दे रखे हैं, बी के मासेस भी चारों ऑप्शंस में अलग अलग है ना। तो सबसे जो छोटी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, वो मैं आपको सबसे पहले वही सिखा देती हूँ। लंबी ट्रिक तो चलते हैं, लंबी भी बता देती हूँ। देखो ध्यान से, अगर आप बात करते हो A-B2 की और आप बात करते हो A2-B2 की, A-B2 की और A2-B2 की अगर बात कर रहे हो, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है? ए का ही तो दिख रहा है। ए के 1 मोल अगर इसमें ऐड कर दोगे, इसमें ए के 1 मोल है, बी के 2 मोल है, इसमें ए के 2 मोल है और बी के कितने मोल है? 2 मोल है। शॉर्ट ट्रिक से जा रहे हैं सबसे पहले, तो इसमें डिफरेंस कितने का है? ए का है। इसका मतलब अगर इसके ए के 1 मोल का मास निकाल लें और इसके 1 मोल का मास निकाल लें, तो क्या आ जाएगा? जो दोनों का डिफरेंस होगा वो ए का मोलर मास होगा। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ बात समझ में आ रही है? इसमें ए का 1 मोल है, बी का 2 मोल है। इस कंपाउंड में ए के 2 मोल है। लंबे प्रोसेस से भी करेंगे, अभी उससे नॉर्मल प्रोसेस से भी करेंगे। इसमें ए के 2 मोल है, बी के 2 मोल है। तो आपको दिख रहा है दोनों में डिफरेंस किसका है? ए के 1 मोल का ही डिफरेंस है। यानी अगर इसका 1 मोल का मास पूरे का निकालो और इसके पूरे 1 मोल का मास निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, तो ए का मोलर मास आ जाएगा। निकाले? करके देखते हैं, फिर लंबे तरीके से भी निकालें। तो AB2 के लिए अगर देखो तो 5 मोल का मास है इतना, तो 1 मोल का मास कितना आ जाएगा? 125 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा क्या? तो ये बन जाएगा 25। क्लियर है? अब A2B2 के लिए यही चीज देख लो, 10 मोल्स का मास दिया हुआ है, कितना? 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो 1 मोल का मास कितना आ जाएगा? 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10। 10 का था, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 30 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे तो कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो ये आएगा ए का मास, मोलर मास, दोनों का जो डिफरेंस है। तो ए की वैल्यू किससे मैच करती हुई दिख रही है? डी से। तो और कुछ करना नहीं था, सीधे आंसर आ गया। अब लंबी ट्रिक बताते हैं। हाँ, अब दोनों का निकालेंगे। पहले हमने क्या देखा क्वेश्चन में? देखो, जेईई मेंस में अपने को थोड़ा सा पहले हम सीखते हैं लंबा प्रोसेस, है ना, लेकिन अपने को वहां पे स्मार्ट भी बनना होता है कि अपन टाइम कैसे बचाएं। क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन का फॉर्मेट हमको समझ में आया, उसके बाद हमने ऑप्शंस देखे। ऑप्शन में हमने देखा कि ए के जितने मासेस दिए सब अलग हैं, बी के जितने मासेस दिए हैं सब अलग हैं। मतलब एक अगर ए भी आ गया एक, तो आंसर बन जाएगा अपना, ऑप्शन तो बन जाएगा, बाद में बी का निकालते रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से मैंने देखा, ऑब्जर्व किया क्वेश्चन को, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार AB2 और A2B2 में ए का ही डिफरेंस दिख रहा है, ए के ही मोल्स का डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर मैं इसके 1 मोल का मास निकाल लूं और इसके 1 मोल का मास निकाल लूं, दोनों का डिफरेंस करूं, तो ए के 1 मोल का मास ही होगा वो। और हमने क्या करा, 5 का दे रखा था तो 5 से डिवाइड कर दिया 1 मोल, 10 का दे रखा था तो 10 से डिवाइड कर दिया, दोनों का डिफरेंस देख लिया। ये 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ था, ये 30 मल्टीप्लाइड बाई, तो 5 आ गया और अपना एक आंसर मैच कर गया। ठीक, अब निकालते हैं लंबे प्रोसेस से। ये नोट करो जल्दी से, तो अगले प्रोसेस पे चले।
आप लोगों का आंसर यही आ रहा था, डी आ रहा था क्या, जिन्होंने निकाल लिया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी प्रोसेस से निकाला था? Yes, ma'am. इसी से निकाला था तो और अच्छी बात है। नहीं मैम, इससे नहीं मैम। अच्छा, पहले मैं भी लंबे वाले ट्रिक से ही बताती थी, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि इससे भी कर सकते हैं अपन, ऑप्शन देखा मैंने। आप कुछ कहना चाहते हैं? नोट हो गया? अब लंबे ट्रिक पे आ जाते हैं। अब लंबे ट्रिक में क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। पहला था a/b2, तो ये बना होगा a से और 2b से, a से और 2b के से। तो इसके 1 मोल का मास अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था? हाँ, ये था। और दूसरा क्या था? A2B2, ये बना हुआ होगा 2a से, इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर दें? कैसे करें? माइनस लगाओ, ये कट गया पूरा, इसमें क्या आ जाएगा? इतनी मैथ सबको आती है? यही आया था ए यही आया था। अब वैल्यू रख के बी भी निकाल लेंगे। a plus 2b is equal to 25 multiplied by 10 raised to power minus 3, तो 2b is equal to 25 माइनस a कर देंगे, a की वैल्यू ये आ गई, तो कितना आ जाएगा? 10 raised to power minus 3 कॉमन आएगा तो 25 माइनस 5 कितना आएगा? 20 आ जाएगा ना। आंसर देख लो, डी में यही है। बात समझ आ रही है बच्चे? अगर a की वैल्यू दो ऑप्शंस में सेम होती, पहले हमने a निकाला था ना, a की वैल्यू अगर दो ऑप्शंस में सेम होती तो फिर यही तरीका सही था। हाँ, हाँ, फिर ये करना पड़ता। ठीक है, अब मुझे ये बता दो पूरी क्लास की, कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी भी उसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन का फॉर्म? नहीं आया तो बता दो ईमानदारी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। 19 का एक क्वेश्चन आपने कर लिया। अब मैंने क्या बोला था, अभी आपको कुछ नया भी सिखाऊंगी ना, तो अभी तक मैंने कुछ नया तो सिखाया नहीं आपको। क्या सिखाया मैंने आपको? चलिए कुछ और भी नया सिखाते हैं। देखो इस चैप्टर में क्या है, एनसीईआरटी में बहुत सारे n नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, बहुत टॉपिक्स हैं ना, छोटे छोटे, तो सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ऑर्डर मेरा अपने अकॉर्डिंग होगा, जो मुझे जिस हिसाब से लगेगा कि किसके बाद क्या बताना है, मैं उस हिसाब से बताती हूँ। चैप्टर आपका पूरा कवर अप कर दूंगी, है ना। चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया है वो लेंथ नहीं है अपनी, चैप्टर की लेंथ ज्यादा है। तो अब एक नई चीज सीखते हैं, हेडिंग डालिए, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखते हैं। एटम मॉलिक्यूल बहुत हो गया, अब क्या सीखेंगे हम लोग? परसेंटेज कंपोजिशन निकालना।
अब जैसे मान लीजिए अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं इस समय बैठे हुए हैं ऑफलाइन में, एक 6 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए ना। मान लो कि एक के पास, किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 50 रुपए है, किसी के पास 100 रुपए है, किसी एक के पास, मान लो नैवेद्य के पास 100 रुपए है, बाकी लोगों के पास जो टोटल है वो 200 रुपए है ना, टोटल में 200 है। तो नैवेद्य का भी मिला दें तो 300 हो जाएगा, टोटल अपना कितना हो जाएगा 300। अब नैवेद्य का अगर मनी का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नैवेद्य का जितना है अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कर देंगे। तो नैवेद्य का अमाउंट 100 है, अगर टोटल पूरी क्लास का 300 है तो 100 बाई 300 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई क्या करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, है ना। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि नैवेद्य का फ्रैक्शन निकाल लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही बात हो रही है। फ्रैक्शन निकालने सबको आता है ऑनलाइन, है ना, प्रॉफिट लॉस और ये सब भी तो पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, ऐसे ही कैलकुलेट करते, तो परसेंटेज भी ऐसे ही कैलकुलेट करना इजी है एकदम। चलिए करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड है C2H5OH, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल है ना। इसमें हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, बता दो क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो क्या करेंगे, इस कंपाउंड का पहले निकाल लेंगे मोलर मास, टोटल क्या निकाल लें, मोलर मास निकाल लें तो टोटल पता लग जाएगा, और कार्बन उसमें कितने ग्राम है वो देख लेते हैं। तो कार्बन का परसेंटेज चाहिए, जिस एलिमेंट का परसेंटेज चाहिए उसका क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है 1 मोल में देखते हैं बेसिकली, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे हमें कार्बन का परसेंटेज चाहिए, कार्बन का चाहिए, तो इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, C2 2 दिखाई दे रहे हैं, तो एक कार्बन का कितना लेते हो 12 ग्राम, 2 कार्बन हो गए तो कितना ले लोगे 24, डिवाइडेड बाय टोटल निकाल लेते हैं, C2H5OH का मोलर मास कितना आ जाएगा, 2 कार्बन का तो 24 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 5, ये एक ये 6 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन का 1 लेते हैं 6 हो गया, ऑक्सीजन का 6, टोटल कितना आ जाएगा 46, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। कुछ डिफिकल्ट था, वैल्यू निकाल लो, मेरी मैथ्स खराब है, निकाल के बताओ वैल्यू कितनी है, लिखो जल्दी। हाँ सोच रहे थे कैसे, हाँ मैम ऐसे नहीं कर सकते कि एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। नहीं भाई, एटॉमिसिटी का नहीं, मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, मास का लेना देना है यहाँ पे, नंबर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, नंबर परसेंटेज नहीं है, नंबर परसेंटेज इज डिफरेंट, मास परसेंटेज इज डिफरेंट। ठीक है, it is mass percentage, so we have to put mass, बेसिकली ये मास परसेंटेज है कि कार्बन का कितना परसेंट मास इसमें है, थर्टी टू आ रहा है आंसर, ऐसा 32 तो नहीं दिख रहा है मुझे कहीं से, कहाँ से तुम्हारा 32 आ गया, इतना भी कट पिट नहीं रहा है ये बेचारा, ये 23 आ रहा है, 12/23 करना है अपने को, 120/23, इतनी खतरनाक कैलकुलेशन मत करो, हम डर जाएंगे। तुम मैथ्स पे थोड़ा ध्यान दो प्लीज, केमिस्ट्री में मैथ्स बहुत ज्यादा है कैलकुलेशन।
तुम सॉल्व करोगे या बोर्ड पे ही देखते रहोगे? हाँ, नहीं छोड़ सकते, ऑप्शन दिया होगा तो फ्रैक्शन में छोड़ दोगे वहां। 120 डिवाइडेड बाई 23 क्या आ रहा है? किसी का 52 आया है ना? 52.17%। आप ऐसे बोल सकते हो 52 समथिंग आ रहा है, ऐसा मुझे आप आंसर दे सकते हो, पर ऐसा नहीं कह सकते कि 120/23 मैम काम चला लीजिए, नहीं। अप्रॉक्स आ गया है ना? अब तो कोई भी कंपाउंड दिया हो, छोटा बड़ा कुछ भी निकालना हो आप निकाल ही लोगे। परसेंटेज क्या कहते हैं? निकाल लेंगे पक्का से? पक्का? चलिए, बेंजीन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। देखते हैं सबसे फास्ट आंसर कौन देता है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है बेंजीन में। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। फॉर्मूला गिवन होगा आपको केवल हाइड्रोजन का। देखते हैं सबसे पहले सही आंसर कौन देता है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन 7.69%। ये कौन है जिसकी इतनी फास्ट कैलकुलेशन है? कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहे हो बच्चे? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि अलाउड नहीं। कार्बन का 12 लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या आया है आपका आंसर बच्चे? 7.69%। 7.69। सेवन पॉइंट में आ रहा है, 13 की टेबल नहीं आती है। ये बहुत प्रॉब्लम है आजकल बच्चों की, सब बच्चों की है। 13 की टेबल आती है आपको? पक्का? आती है? हम लोग के टाइम में हम लोग को 40 तक याद हुआ करती थी, हालांकि तब भी अभी कैलकुलेशन अब नहीं होती है, आदत की। 7.6 आ रहा है। चलो भाई बताओ भाई, अन्वेषा, दिव्यांशी, उन्नति, नव्या, समृद्धि। 7.61 आ रहा है। आ रहा है 69 आ रहा है। अच्छा, और बच्चे क्या करना है? जिसका परसेंटेज निकालना है उसका अमाउंट देख लो। 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो जाएगा। टोटल निकाल लेते हैं। C6H6 का कितना बनेगा अपना? 6 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए तो कितना बन जाएगा? 78 बनता है ना? 72 + 6 is 78 मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है ना? तो 7.6। आगे भी आ रहा है कुछ? नहीं, 2 डिजिट तक कितना आ रहा है? 2 तक तो निकालो। 1 आ रहा है। सही आंसर है 7.61। 69। चलो भाई, तुम लोग 2 लोग बोल दिए तो मान लेते हैं। अब अगर निकालना होता परसेंटेज ऑफ कार्बन तो क्या करते? टोटल 100 है तो 100 में से माइनस कर देते, वैसे भी निकाल सकते हैं।
कि 72 डिवाइडेड बाई 78 करके वैसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी। दो ही एलिमेंट से बना हुआ है तो टोटल तो परसेंटेज टोटल कितना होगा, 100 होगा, 100% टोटल होगा। तो अगर एक का 7.69 है तो दूसरा माइनस करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 92 पॉइंट समथिंग जो भी है। ठीक है, कर लेंगे, इजी है ये तो। इससे रिलेटेड तो दो तीन चीजें और सिखा देते हैं। हाँ, सिंपल है। चलो भाई, कुछ और सीखते हैं थोड़ा सा। अभी हमने सिंपल परसेंटेज निकालना सीखा, अब रिएक्शन में हम निकालेंगे परसेंटेज यील्ड। क्या निकालने जा रहे हैं, इन अ रिएक्शन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड और ये कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट के लिए नहीं। किसके लिए निकालते हैं हम लोग, प्रोडक्ट के लिए, जो बन रहा है उसके लिए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो सब लोग समझते हैं ना, इतना केमिस्ट्री आती होगी, केमिकल रिएक्शन पढ़ाई हुआ है 10th में। परसेंटेज यील्ड किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, फॉर्मूला लिखे, पहले तो बात समझ लो, पहले बात समझा दें फिर फॉर्मूला पे तो आ ही जाएंगे, फॉर्मूला से तो सवाल निकलेगा। देखो, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ए बी से रिएक्ट करके ए बी बनाता है, ठीक। अगर रिएक्शन के हिसाब से, रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री के हिसाब से हम देखते हैं तो ए का मान लो आपने 1 मोल लिया, बी का 2 मोल यूज हो रहा है स्टाइकोमेट्री के हिसाब से, और ए बी का 1 मोल बनता है, और ए बी के 1 मोल का मास होता है मान लीजिए 50 ग्राम। ठीक, अभी नोट ना करना, समझ लो। मान लो मैं कह रही हूँ कि ए और बी रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी, ठीक। और मैंने बोला कि इस रिएक्शन में इस तरीके से हो रहा है कि मान लो ये 2 भी कर लो, ये बना रहा है, इसका 1 मोल लेते हो, इसका 2 मोल लेते हो, तो इसका 1 मोल बन जाता है, और इसके 1 मोल का मास मान लो है 50 ग्राम सपोज, ठीक। ये रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री के हिसाब से कैलकुलेट किया हमने। ये कैलकुलेशन 50 ग्राम की कैलकुलेशन किसके हिसाब से, रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री के हिसाब से, ठीक। अब रिएक्शन हो रही है लैब में, एक्सपेरिमेंट की कंडीशन जो आइडियल कंडीशन है उससे कुछ अलग हो गई, उससे क्या हो गई, कुछ अलग हो गई। तो एक्सपेरिमेंट की कंडीशन जब चेंज होती है, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो सकता है, कम हो सकता है उससे। तो आइडियल सिचुएशन तो ये थी, लेकिन अगर कुछ चेंजेस आ गए तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि ये 1 मोल ये 2 मोल लेते हैं, तो इसका जो अमाउंट बन रहा है वो मान लो बन गया तुम्हारा 50 से कम हो गया, कितना ले ले वैल्यू, 46 ग्राम हो गई, मान लो कितनी हो गई वैल्यू, 46 ग्राम। ये तो आइडियल सिचुएशन थी, स्टाइकोमेट्री के हिसाब से 50 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना एक्सपेरिमेंट में, 46 ग्राम। तो आपका कमी आ गई ना प्रोडक्ट में, तो यानी कि उसकी यील्ड जो है जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हुई, डाउन हुई। तो परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं,
परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना है तो जितना एक्सपेरिमेंट में मिल रहा है और जितना ओरिजिनल रिएक्शन के स्टोइकोमेट्री से मिलना चाहिए था, ओरिजिनल डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज यील्ड। ठीक, तो याद कैसे रखना है फॉर्मूला, इट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अकॉर्डिंग टू रिएक्शन जितनी यील्ड होनी चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल है कॉन्सेप्ट। अब फॉर्मूला लिखेंगे पहले फिर क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। CaO का अगर मास निकालें तो कितना आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का 40 होता है 56 आएगा ना। पहले तो फॉर्मूला लिखो, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अपने पास, एक्सपेरिमेंटल यील्ड वर्ड ना लिखो, एक्सपेरिमेंटल क्या लिखें, चलो लिख दे, बाई यहाँ पे लिख दो, ओरिजिनल लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, रिएक्शन के हिसाब से कितना होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, क्वेश्चन ले लें। नोट हो गया फॉर्मूला, सवाल ले लेते हैं। इन अ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide, in a reaction of calcium oxide and carbon dioxide, calcium carbonate formed is 80 gram from 1 mole of CaO. परसेंटेज यील्ड निकालना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में रिएक्शन दिया होता है, कई बार नहीं दिया हुआ होता है, तो आपको रिएक्शन भी पता लगाना पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन आप धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको इतने रिएक्शन से आप गो थ्रू हो जाएंगे कि कुछ 8-10 पॉपुलर 20 रिएक्शन तो आपको याद ही हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन वो ये है, CaO रिएक्ट करता है CO2 से, बनाता है CaCO3। रिएक्शन मस्ट बी रिटन बैलेंस्ड, बैलेंस लिख दी हमने। अब अगर स्टोइकोमेट्री देखो तो इसका 1 मोल CO2 के 1 मोल से रिएक्ट करके CO3 के कितने मोल बना रहा है, 1 मोल। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ CO2 and forms 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
इसका मतलब रिएक्शन ये कहता है कि अगर 1 मोल CaO लिया है तो 1 मोल CaCO3 बनना चाहिए था। रिएक्शन के हिसाब से जो है वो पहले डेटा निकालना पड़ेगा ना। इन्होंने बोल तो दिया कि ये 1 मोल CaO लिया है तो 1 मोल CaO से 1 मोल CO2 रिएक्ट करेगा, 1 मोल ये बनाएगा। अब जो इन्होंने डेटा दिया है वो कितना दिया, 80 ग्राम दिया है कि आपका एक्सपेरिमेंट में कितना मिल रहा है, 80 ग्राम मिल रहा है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि रिएक्शन से कितना मिलेगा, फिर दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा आपको। हाँ 80% आ रहा है, ओके देखते हैं निकालते हैं। अब यहाँ पे देख लो, अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये 1 मोल बन रहा है, तो प्रोडक्ट के लिए निकालना अपने को, तो इसका निकाल लेते हैं मास। तो 1 मोल का मास किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास के बराबर हो जाएगा। तो CaCO3 का मास निकालते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। कितना आ जाएगा, कैल्शियम का लेते हैं 40, कार्बन का लेते हैं 12, ऑक्सीजन का लेते हैं 16, 3 टाइम्स करेंगे, टोटल मुझे याद है तो मैं लिख देती हूँ 100। यानी कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर 1 मोल CaO लिया था तो CaCO3 के 100 ग्राम बनने चाहिए थे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए इस लाइन में। बनना कितना चाहिए था, 100, बट एक्सपेरिमेंट में हमको मिला कितना, 80 मिला, कम मिला। तो यील्ड कितनी आ जाएगी, परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल में जितना मिला डिवाइडेड बाय जितना मिलना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो निकाल लें। एक्चुअल डिवाइडेड बाय रिएक्शन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइड बाय, एक्चुअल मिला है तुमको 80, रिएक्शन के अकॉर्डिंग है 100, तो आंसर विल बी 80। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन दे दे तो कर सकते हैं, सिंपल है। हाँ क्योंकि अगर हमको रिएक्शन मालूम है कि ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन को देखने से पता लग रहा है कि 1 मोल अगर CaO लेते हो तो CaCO3 के 1 मोल ही। CO2 का नहीं दे रखा ना, लेकिन ये तो पता है कि अगर CaO 1 मोल पूरा यूज करवा रहे हैं तो CO2 के तो 1 मोल ही यूज होंगे। हाँ अगर दोनों का अमाउंट दे देते तब देखना पड़ता लिमिटिंग रिएजेंट। नैवेद्य का क्वेश्चन है कि CaO के तो 1 मोल दिए हुए हैं, तो आप केवल CaO के मोल से CaCO3 के मोल कैसे डिसाइड कर ले रहे हो कि 1 ही बनेंगे। रिएक्शन स्टैंडर्ड है, रिएक्शन पता है अपने को, अगर कि CaO प्लस CO2 के CaCO3 होता है, तो रिएक्शन के हिसाब से दिख रहा है अगर इसके 1 मोल को रिएक्ट करा रहे हो तो इसका 1 मोल यूज होगा और इसका 1 मोल CaCO3 का 1 मोल ही बनेगा, ये पक्का है। ठीक, अब क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन दी है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि अगर इसका 1 मोल यूज करवा रहे हो तो इसका भी 1 मोल यूज हुआ होगा और इसका 1 मोल बना। ठीक, अगर क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करते, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह लगाते कुछ, तो फिर वो करते क्या कि इसका 1 मोल दे दिया, इसके कुछ और मोल दे देते, है ना। तब हम लोग को चेक करना पड़ता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फिर लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से तुम प्रोडक्ट निकालते, तो फिर वो वैल्यू आती रिएक्शन के हिसाब से प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद ओरिजिनल नीचे लगा के आंसर। ठीक, मतलब एक दिया तो फिर एक के हिसाब से सोच लिया अपन है।
100 आएगा ना इसका मोलर मास। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 48 होगा। 48 प्लस 40 इज 88, 88 प्लस 12 इज 100। ये वैसे तुम्हें पूछना नहीं चाहिए था, तो मुझसे मैथ्स करवा रहे तुम। चलो टाइम क्या हो रहा है बताओ जल्दी से, एक चीज और सिखा दो। टाइम हो गया तुम्हारा, अच्छा तुमको छोड़ देते हैं। चलिए आज की क्लास होती है आपकी ऑफ। बाय बाय बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।